गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jackorians, we are the Jackorians, we are the Jack. We have wings, we can. आजमगढ़ में सीएम योगी के बयान पर सपा के बाहुबली नेता ने किया पलटवार। कहा, जिस गाड़ी पर बीजेपी की झंडी वो सबसे बड़ा पाखंडी। बता दें कि 6 दिसंबर को आजमगढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा लगा हो तो समझ लो उसमें कोई जाना पहचाना गुंडा होगा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार पर सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने पलटवार किया। पूर्व सांसद का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा लगा होता है उसमें गुंडा होता है, यह कहना गलत है। हकीकत तो यह है कि जिस गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी की झंडी लगती होती है तो समझिए उसमें देश का सबसे बड़ा पाखंडी है। सीएम योगी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी द्वारा विकास न कराए जाने के सवाल पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के किए कार्यों का लोकार्पण किया है। अपनी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा था कि कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता व प्रदेश की जनता को छोड़कर वह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे थे। इसका जवाब देते हुए पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी 6 महीने विदेश में रहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। रमाकांत यादव ने दावा किया कि कोरोना काल में जब सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया था तब पैदल चलते अपने लोगों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोजन पानी मुहैया कराया था। पूर्व सांसद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सभी लोग झूठ बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में 350 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाएगी और आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी का अगर खाता खुल गया तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूर्व सांसद रमाकांत यादव के पुत्र फूलपुर के विधायक अरुण कांत यादव के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि देश, प्रदेश व समाज हित में पुत्र हो या कोई और फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज कर परचम लहराएगी। प्रदेश में आम जनता बोलना शुरू कर दी है कि योगी और मोदी का सफाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 350 के ऊपर कितना चली जाए कोई भरोसा नहीं। अखिलेश जी ने 400 का टारगेट सेट किया। 350 के ऊपर ही 400 है ना। मैंने कहा 350 कितना ऊपर चली जाए कोई भरोसा नहीं। आजमगढ़ है, हमने तो कहा दिया अगर एक भी सीट आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत ले तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसमें एक पुत्र की सीट भी आपकी रहेगी। पुत्र हो या कोई हो, जहाँ समाज का मामला होता, देश का मामला होता, प्रदेश का मामला होता है, वहाँ ये सब नहीं देखा जाता है। देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं, ये विकास की बात नहीं करेंगे, बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। केवल ये कहते हैं, जिसे आपने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया कि जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाता हो समझो गुंडा, यही ना। और मैं कहता हूँ
जो लगाया भारतीय जनता पार्टी की झंडी, वो देश का सबसे बड़ा पाखंडी, देश का सबसे बड़ा पाखंडी भारतीय जनता पार्टी की झंडी लगाने वाला होता है। लेकिन जिस समय इन लोगों ने कोरोना काल में लॉकडाउन किया था, बॉम्बे से, दिल्ली से, लुधियाना से, पंजाब से, कलकत्ता से, उड़ीसा से, बंगाल से, आंध्रा से, तेलंगाना से हमारे लोग पैदल आ रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर केवल समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर खड़े होकर के उनको खाने और पीने की व्यवस्था करते थे। आजमगढ़ एसपी ने जनता की समस्याओं के समाधान हेतु 10 थानों के सीओजी नंबर में किया बदलाव, एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु कुछ थाना के प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों को आवंटित सीओजी मोबाइल नंबर पर नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिसमें प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों की जनता से वार्ता नहीं हो पाती है। नेटवर्क की समस्या होने के कारण कानून व व्यवस्था के बिगड़ने तथा एक्सीडेंट होने की सूचना तत्काल न मिलने के कारण पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती। जनमानस की समस्या के दृष्टिगत जनता की समस्या के त्वरित समाधान हेतु जिन प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों के सीओजी मोबाइल नंबर नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए पूर्व में आवंटित सरकारी सीओजी नंबर के अतिरिक्त नए नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हो सके। जिन थाना प्रभारियों की सीओजी नंबर के बदलाव किया गया उनमें देवगांव के लिए 8810726041, दीदारगंज के लिए 8810726042, जहानागंज के लिए 8810726043, जीएनपुर के लिए 8810726044, कंधरापुर के लिए 8810726045, कप्तानगंज के लिए 8810726046, मेहनाजपुर के लिए 8810726047, रौनापार के लिए 8810726048, सरायमीर के लिए 8810726049, ताबरपुर के लिए 8810726050 उपलब्ध कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सभी 10 थाना प्रभारियों निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि इन नंबरों पर आने वाली सभी कॉल को रिसीव कर जनता की समस्याओं का निस्तारण करें। जनपद आजमगढ़ में 10 थाने ऐसे हैं जिनमें पब्लिक के द्वारा ये शिकायत मेरे पास आई कि इनमें जो थाना प्रभारी के सीओजी नंबर्स हैं उनमें नेटवर्क न रहने के कारण बहुत बार संपर्क नहीं हो पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए 10 नए सिम इन लोगों को जारी किए गए हैं। ये जो मोबाइल नंबर्स हैं ये सीओजी नंबर की तरह ही इनके पास काम करेंगे और कोई भी पब्लिक का आदमी आजमगढ़ के किसी भी थाने में किसी भी पब्लिक के व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो इन नंबर्स पे फ़ोन करके संबंधित थाना अध्यक्ष को सूचित कर सकता है। इन सभी नंबर्स को सभी थाना चौकियों पे डिस्प्ले किया जाएगा और भी जितने पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे भी डिस्प्ले किया जाएगा। तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो 112 नंबर पर कॉल करें या ये जो नंबर्स हैं थाना प्रभारियों के उन पर आप कॉल कर सकते हैं। आजमगढ़ जिले के हिस्ट्री शीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर के 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क, एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि बरदा थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर, जो 191 मुख्तार अंसारी गैंग का निकट सहयोगी है, वर्तमान में जेल में बंद है। अभियुक्त शाहजमा उर्फ नैयर वर्ष 1990 से अपराध जगत में सक्रिय है, कुख्यात अपराधी है, जिसका जनपद स्तर पर पंजीकृत सक्रिय गैंग D72 है। अपने गैंग के सदस्यों के साथ गठजोड़ कर जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में भी अपराध कारित करता रहता है। जिले के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट जैसे गंभीर अपराध करने के संबंध में 24 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की विवेचना में पता चला कि अभियुक्त द्वारा समाज में भय पैदा कर कीमती संपत्तियां अर्जित की हैं। एसपी ने बताया कि अपराध से अर्जित की गई 2 भूखंड व 2 मंजिला इमारत वर्तमान कीमत 3 करोड़ से अधिक है, जिसे 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराया गया है। इन घरों को आपराधिक गतिविधियों के संचालन व अपराधियों को शरण देने के लिए वह इस्तेमाल किया करता था। IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग D72 जो जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत है, इसके सरगना शाहजमा उर्फ नैयर जो कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, इसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा 2020 में थाना बरदा में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना वर्तमान में SHO मेहनाजपुर के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसके द्वारा 1990 से लेकर लगातार अब तक अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिससे कुछ ज़मीनें भी खरीदी गई हैं और प्रॉपर्टी बनाई गई है। इस क्रम में 3 प्रॉपर्टीज इसकी सामने आई, जिसमें 2 भूखंड हैं और एक 2 मंजिला मकान है,
इस मकान को इसके द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए और उसके साथ साथ अपने सहयोगी गैंगों के और अपराधियों के को शरण देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की कीमत वर्तमान में लगभग 3 करोड़ रुपए है, ये मार्केट मूल्य है वर्तमान का। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर दिया गया है। आज एसडीएम और सीओ लालगंज की टीम के द्वारा मौके पर जाकर ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। भविष्य में भी हम लोग जितने भी इस प्रकार के अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट में जो भी उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित की हैं अपराध के माध्यम से, उनको लगातार कुर्क कराते रहेंगे और किसी भी प्रकार से किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। आजमगढ़ मंडलायुक्त ने सीएमओ कार्यालय का किया निरीक्षण। 35 कर्मचारी मिले अनुपस्थित, स्पष्टीकरण व वेतन काटने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के किए गए आकस्मिक निरीक्षण में 35 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में स्टाफ के अनुपस्थित पाए जाने पर मंडलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जहां सभी अनुपस्थितों का स्पष्टीकरण तलब किया तो वहीं उनका वेतन काटने का भी निर्देश दिया। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी संस्तुति नहीं की गई है तो संबंधित के वेतन आहरण की अनुमति देने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मंडलायुक्त के निरीक्षण के समय पाए गए अनुपस्थितों में कई चिकित्सक भी शामिल रहे। अनुपस्थित चिकित्सकों में एसीएमओ डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर उमा शरण, DCMO डॉक्टर CP गुप्ता एवं डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी सम्मिलित हैं। मंडलायुक्त द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति के निरीक्षण में FW हाफिज आलम, अरविंद, अजीत कुमार सिंह, कपिल मुनि मिश्र व रंजीत प्रताप सिंह, MI वंदिता त्रिपाठी, अनम फातिमा, अभिषेक पांडे, रमेश यादव, SMI अविनाश कुमार यादव, FI राजकिशोर सोनकर, विवेक कुमार सोनकर व चंदेश कुमार मौर्य भी अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा अजीत चौहान, राजेंद्र यादव, गणेश सिंह यादव, राधेश्याम यादव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, हरिकेश लाल, सत्येंद्र चौधरी, पंचम राम तथा रामनयन प्रसाद भी अनुपस्थित थे। उपस्थित पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर CP चौधरी 1 दिसंबर से अनुपस्थित हैं। इसी प्रकार अनुपस्थित कर्मचारियों में रंजीत प्रताप सिंह 3 दिसंबर से, वंदिता त्रिपाठी 2 दिन से तथा अजीत चौहान 1 दिसंबर से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। कार्यालय भ्रमण के दौरान प्रधान सहायक सच्चिदानंद, फार्मासिस्ट अनिल चौधरी व सूबेदार यादव, आयुष्मान भारत योजना के संबंधित कक्ष के निरीक्षण में ग्रीवांस मैनेजर रंजन मिश्रा व DPC स्मृति मिश्रा अक्टूबर माह से लगातार IDSP प्रोग्राम के कक्ष में आयुष चिकित्सक अफजाल अहमद, कुष्ठ विभाग में जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर शशि भूषण द्विवेदी, NCD दिलीप कुमार मौर्य, DDRC में अकाउंटेंट अजय कुमार अनुपस्थित थे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने इस संबंध में निर्देशित किया कि जो अधिकारी कर्मचारी जितने दिन से अनुपस्थित है उनका उतने दिनों का वेतन काटा जाए। निरीक्षण के समय अधिकारियों कर्मचारियों अनुपस्थिति के संबंध में कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गलत जानकारी देने पर मंडलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा फटकार लगाते हुए भविष्य के प्रति सचेत किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित कई रजिस्टर मिलने पर असंतोष व्यक्त किया तथा CMO डॉक्टर IN तिवारी को निर्देश दिया कि 3 रजिस्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने 6 रोग कक्ष का भी निरीक्षण किया जहां केसेज कम मिलने पर उन्होंने लैब SIT से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा आगाह किया कि 15 दिन में स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत किया जाएगा। आजमगढ़ जेल में निरुद्ध बंदी की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के रफीपुर गांव निवासी 86 वर्षीय रामजवान पिछले 4 माह से जिला कारागार में हत्या के मामले में बंद है। बुधवार की सुबह अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर आनंद फानंद में कारागार पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बंदी का उपचार कर रहे डॉक्टर राजनाथ सिंह ने बताया कि कैदी के शरीर में खून की कमी है जिससे उसे चक्कर आना और भूख नहीं लग रहा है। जांच कर दवा दे दी गई है, यदि हालत नहीं सुधरी तो उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में 1 की मौत, 4 घायल। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तेरही गांव निवासी 35 वर्षीय दिनेश बुधवार की दोपहर को बाइक से अपनी बहन को ऐरोला छोड़कर वापस घर लौट रहे थे कि कप्तानगंज थाना अंतर्गत पासीपुर के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में दिनेश घायल हो गए। तो वहीं मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गाँव निवासी 82 वर्षीय कात्यायन बुधवार को आजमगढ़ जिला मुख्यालय तारीख देखने के लिए आए थे। घर जाने के लिए वापस रोडवेज से लौट रहे थे कि जैसे ही बस पर चढ़ रहे थे कि अचानक पैर फिसल
कर गिर गए और अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए। इसी कड़ी में मेहनगर थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव निवासी 18 वर्षीय अनुराग, 17 वर्षीय विशाल व 50 वर्षीय निनकी मंगलवार को बाइक से तीनों जमीन के कामकाज से तहसील जा रहे थे कि मेहनगर थाना अंतर्गत नहर के पास पहुंचे ही कि सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई, जिससे तीनों घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दूसरी बाइक सवार को मामूली चोट आई, जिससे हादसे के बाद वो मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ते में ही निनकी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले में डीएम के निर्देश पर कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कमांड सेंटर हुए सक्रिय। बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों को लेकर जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। डीएम राजेश कुमार के निर्देश पर कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पुनः सक्रिय हो गया है। शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ के प्रभारी मधुसूदन दुबे, उप संचालक चकबंदी, ने बताया कि कोरोना संबंधी किसी भी समस्या के निवारण के लिए शिकायत कक्ष में स्थापित टेलीफोन नंबर 05462 356039, 356040, 356041, 356044, 220 220 और 94 54 41 71 72 पर फ़ोन किया जा सकता है। इस कार्य के लिए तीनों शिफ्ट में चकबंदी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। नोडल अधिकारी ने कंट्रोल रूम के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। कक्ष में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सुरेश जायसवाल, चकबंदी अधिकारी शैल राजीव कमल, धीरेन्द्र शुक्ला व सोमेश नाथ पांडे, नवीन सिंह, रेणु तिवारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर कोतवाली के बलरामपुर निवासी पीड़िता ने दबंगों पर दीवार खड़ी करने व मारपीट करने का लगाया आरोप। एसपी को सौंपा शिकायती पत्र। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर मोहल्ला निवासिनी शीतल ने बताया कि उसका पड़ोसी उससे जमीनी विवाद चल रहा है। बीते 29 नवंबर को दबंग पड़ोसी उसकी जमीन पर खड़ी दीवार को गिराकर अपनी दीवार खड़ी करने लगे। जब वह और उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया तो वे मारपीट करने लगे। इस बात की सूचना उसने मुकामी थाने पर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिसमें लोग हमारी ज़मीन को ये कर रहे हैं कि अपना और हमारी दीवार गिरा के और वो अपनी दीवार हमारी दीवार पर बना रहे थे, इसीलिए हमने रोका। जिससे हमारे घर में जिसकी मारपीट की। कौन लोग रोके? मदन चौहान के लड़के। क्या नाम है? संदीप चौहान और ललन चौहान के लड़के जो हैं बाबू चौहान। आजमगढ़ शहर के डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्र नेता बैठे धरने पर। धरनारत छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले कई महीनों से जिले के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कॉलेज प्रशासन व जिला प्रशासन से की जा रही है, लेकिन छात्रों की आवाज़ को जिला प्रशासन को चलने का काम कर रही है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिसंबर तक छात्र संघ चुनाव कराने की तिथि घोषित नहीं की गई तो छात्र आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कि पिछले वर्ष भी जैसे अन्य जिलों में छात्र संघ चुनाव हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ अन्य जिलों में जैसे भदोही में चुनाव की तिथि आ गई है, बस्ती में कल चुनाव हो गए, उसके परिणाम भी आ गए, लेकिन अभी तक आजमगढ़ जिले में जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराने की कोई भी सुध-बुध नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ जितने भी छात्र बैठे हैं ये छात्र संघ की अस्मिता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक जिला प्रशासन छात्र संघ को सोचता है कि कमज़ोर हो चुका है, कॉलेज प्रशासन सोचता है कि कमज़ोर हो चुका है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ ये वही नर्सरी है जिसने छात्र संघ वही नर्सरी है राजनीति की जिसने देश को कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता दिए हैं। तो मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित करें और जिलाधिकारी ने इस पर बोला था कि 10 तारीख तक तिथि घोषित कर दी जाएगी, मीटिंग होगी। मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि अगर 10 तारीख तक छात्र संघ तिथि घोषित नहीं होती है तो हम सभी छात्र आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जिसके बाद अगर किसी भी छात्र या छात्र नेताओं को कुछ भी होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की। सीएम की लाल टोपी पर किए गए टिप्पणी के बाद सपा कार्यकर्ता जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय पर किए प्रदर्शन। बता दें कि प्रधानमंत्री अपने गोरखपुर रैली के दौरान लाल टोपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि लाल टोपी खतरे की घंटी है। उनके बयान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाल टोपी को जहां एक तरफ लाल
क्रांति व परिवर्तन का रंग बताया, तो वहीं जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम के बयान के बाद विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जिले के सपा कार्यालय से कार्यकर्ता अपने हाथों में पोस्टर, बैनर व लाल टोपी पहनकर जुलूस निकाला, जो जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा लाल टोपी वालों से घबरा गई है, इसलिए अपना चुनाव बयानबाजी कर रही है। यूपी की जनता अब लाल टोपी वालों को सरकार में लाना चाहती है। योगी सरकार से जनता ऊब चुकी है, इसलिए पीएम लाल टोपी वालों को निशाना बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी इससे घबराने वाली नहीं है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। जिंदाबाद 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 लाल टोपी जिंदाबाद 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 साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की जनता लाल टोपी वालों को लाना चाह रही है, लाल टोपी की सरकार बनाना चाह रही है। प्रदेश की योगी सरकार से आम जनता ऊब चुकी है। प्रधानमंत्री जी को यह लग रहा है कि प्रदेश अब नहीं बचेगा, इस नाते लाल टोपी वालों को ही निशान बना रहे हैं। लेकिन लाल टोपी वाले इससे घबराने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में लाल टोपी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए हम भाजपाइयों को बताना चाहते हैं, ये लाल टोपी अब आपके कहने पर रुकने वाली नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर लाल टोपी का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनकर के नहीं बैठे। आजमगढ़ शहर कोतवाली के जुनैनगंज चौराहे के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भदवाई गांव निवासी 28 वर्षीय मुकेश जीविकोपार्जन के लिए मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। लगभग 3 माह पूर्व वह अपने घर आया हुआ था। 4 दिन पूर्व मुकेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जानकारी पाकर मुकेश के मामा उसके घर बधाई देने पहुंचे थे। बताते हैं कि मंगलवार को मुकेश अपने मामा को उनके घर छोड़ने के लिए मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कारूपार गांव गया हुआ था, जहां से देर शाम घर वापस लौटते समय जुनैनगंज चौराहे के समीप पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार मुकेश को अपनी चपेट में लेते हुए निकल गया। इस हादसे में मुकेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आजमगढ़ जिले के कांग्रेस प्रवक्ता ने राजनीति में एक दूसरे पर टिप्पणी करने को बताया गलत, कहा असल मुद्दों पर भटकाया जा रहा ध्यान। जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में जिला कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कहा कि सपा प्रवक्ता द्वारा पूर्व में देश के गृह मंत्री को तड़ीपार बोलना जिस तरह से अनुचित है, उसी तरह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा टोटी चोर बोलना भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी पार्टी का झंडा लगे गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को गुंडा कहना भी उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती। चुनाव में जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने और मतों के ध्रुवीकरण के लिए गैर कांग्रेसी दलों द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। जो जो चुनाव करीब आएगा, गैर कांग्रेसी दलों की भाषाई मर्यादा गिरती जाएगी। कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता के असल मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता को बताएगी कि 32 वर्षों के गैर कांग्रेसी सरकारों के कुशासन से किस तरफ उत्तर प्रदेश बदहाल हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व आजमगढ़ जनपद के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुशासन और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरेगी और चुनाव में अपने ग्राम स्तर तक के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के दम पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। कोई किसी को टोटी चोर बोल रहा है, कोई किसी को गुंडा बोल रहा है, कोई किसी को तड़ीपार बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों का हमेशा निंदा करती रही है और निंदा करती रहेगी। जनता के असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जा रहा है और आजमगढ़ का अपमान किया जा रहा है और संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को किसी पार्टी विशेष के झंडा लगी हुई गाड़ी में बैठने वाले को गुंडा कहना भी कतई कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बयान की घोर निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, किसी भी दल को
मुद्दों से भटकने नहीं देगी, खींच करके उनको जनता से जुड़े मुद्दों पर ले आएगी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो। इस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और हम 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी और आजमगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी, जिनका संघर्षों का आजमगढ़ में एक इतिहास रहा है, गरीबों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर हम लोग ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। आजमगढ़ एसपी ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 37 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि बुधवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 37 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा सभी थानों को दिशा निर्देश दिया गया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के मुकुंदपुर तप्पा कोठा गांव निवासी पीड़ित ने दबंगों पर मारपीट व तोड़फोड़ करने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे निजामाबाद थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर तप्पा कोठा गांव निवासी अब्दुल करीम ने बताया कि बीते 9 अक्टूबर की सुबह वह अपने मकान में प्रकाश के लिए खिड़की लगवा रहा था कि इतने में पड़ोसी आधा दर्जन की संख्या में लाठी डंडे से लैस होकर मेरे घर पर धावा बोलते हुए तोड़फोड़ करने लगे। आरोप है कि उन लोगों द्वारा घर का सामान, सोफा, पंखा व बेड आदि क्षतिग्रस्त कर दिया। घर की औरतें ने जब मना किया तो उनके साथ मारपीट करने के साथ ही दुर्व्यवहार भी किया गया। महिलाओं के शोर मचाने पर पीड़ित मौके पर पहुंचा तो वे लोग हम सबको जान माल की धमकी देते हुए चले गए। इसकी शिकायत जब थाना पुलिस को किया गया तो आज तक घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पीड़ित ने एसपी से मिलकर मामले में मुकदमा पंजीकृत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। एसपी अनुराग आर्य के दिशा निर्देश पर बोंगरिया पुलिस चौकी के सामने बैरियर लगाकर चलाया गया चेकिंग अभियान। तरवा थाना क्षेत्र के बोंगरिया बाजार में एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य के दिशा निर्देश पर बोंगरिया पुलिस चौकी प्रभारी ओम प्रकाश नारायण सिंह के नेतृत्व में बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान हेलमेट, 3 सवारी, बिना कागजात के वाहन चलाने वालों को चेतावनी दी गई और कुछ लोगों का चालान भी किया गया। इस चेकिंग अभियान से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा देखा गया। इस मौके पर तरवा थाना प्रभारी संजय कुमार, हमराही सिपाही रामविलास मौर्य, महिला कांस्टेबल रिंकी सिंह तथा अन्य हमराही सिपाही आदि मौजूद रहे। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत लालगंज में निकाली गई 251 मीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बुधवार को आयोजन समिति जिला लालगंज ने विभाग प्रचारक सुशील जी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें 251 मीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त भारत माता की सुंदर झांकी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की गई। तिरंगा यात्रा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लालगंज से निकलकर नगर का भ्रमण करती हुई स्टेट बैंक मोड़ से मुड़कर फिर सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर हनुमानगढ़ी लालगंज पर समाप्त हुई। नगर में तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर लोगों ने इसका स्वागत किया। यह तिरंगा यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी निकाली गई। विभाग प्रचारक सुशील जी ने आज़ादी के महत्व पर प्रकाश डाला और आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर जिला प्रचारक अवनीश, नगर प्रचारक मनीष, पूर्व जिला प्रचारक सुग्रीव, जिला कार्यवाह उमेश, जिला संघ चालक राम बिहारी गिरी, जिला प्रचार प्रमुख अभय सिंह, जिला व्यवस्था प्रमुख उमाशंकर मिश्र, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, पूर्व सांसद नीलम सोनकर,
रजनीकांत त्रिपाठी, रामनयन सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सोनू सिंह, विजय सोनकर, संचिता श्री चौहान, अंशदार यादव, प्राचार्य शीला मिश्रा, संजय जायसवाल, दिनेश सिंह, प्रमोद सरोज, रंजन जायसवाल, अरविंद कन्नौजिया, नंदन, केडी राम, चंदू सरोज आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह महोत्सव हम लोग 19 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक मना रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य हमारे गांव और न्याय पंचायत ब्लॉक स्तर पर जो भी हमारे स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में आहुति दिए शहीद हुए, उनकी याद में पूरा गांव-गांव हम लोग वंदे मातरम और भारत माता की आरती के साथ उन शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम हम लोगों का 1 महीने चलने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ लालगंज नगर का 251 फीट की तिरंगा यात्रा और भव्य शोभा यात्रा रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद और भारत माता के चित्र के साथ जो है हम लोग का यह कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। त्योहार में आयोजित सत्संग आदि कार्यक्रम की जोर शोर से की जा रही है तैयारी। बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रहेंगे मौजूद। देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के निकट चेवार में बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत तिवारी की उपस्थिति में भव्य सत्संग और नामदान कार्यक्रम शनिवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के महेंद्र प्रताप राय ने बताया कि श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को लेकर हर आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत तिवारी जी महाराज का आगमन भी तय हो चुका है। वो शुक्रवार को ही पधार रहे हैं। शनिवार को 12 बजे दोपहर से भव्य सत्संग, प्रवचन और नामदान कार्यक्रम शुरू होगा, जिसको लेकर गांव में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें हजारों श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। चेवार गांव में वर्षों बाद इस प्रकार का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार भी लगातार चल रहा है। स्थानीय ग्रामीण सत्संग के आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। गांव के लोग इसकी तैयारी में तन्मयता पूर्वक जुटे हुए हैं। सत्संग की तैयारी में लगे संतोष कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बाबा के प्रवचन को सुने और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस अवसर पर सत्यप्रकाश दीक्षित, महेंद्र राय, जयनारायण राय, सियाराम, ब्रिजेश सिंह, संजय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 10 के शाम को आ जाएंगे और 11 तारीख को दोपहर से 12 बजे सत्संग एवं नामदान का कार्यक्रम होगा। जय गुरुदेव। अगेहता प्राथमिक विद्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा टीकाकरण कैंप का किया गया आयोजन। लालगंज विकासखंड के अगेहता गांव के प्राथमिक विद्यालय पर शासन की मंशा के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा आज बुधवार को टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में छोटे बच्चों का टीकाकरण किया गया। वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए कुछ लोगों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम दुर्गावती ने बताया कि बुधवार को अगेहता गांव में छोटे बच्चों के टीकाकरण के साथ कुछ लोगों को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का भी टीकाकरण किया गया। इस टीकाकरण का प्रमुख उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करके टीकाकरण कराना है। एएनएम दुर्गावती ने बताया कि ऐसे कैंप विभिन्न गाँव में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण की सुविधा मिल सके। इस अवसर पर सीमा शुक्ला, इनरमा देवी, शिक्षा मित्र अशोक कुमार, सहायिका चमेला, प्रमोद कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise.